नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाके सफेद झूठ बोलते हैं कि बांग्लादेश के जंग में हमें गिरफ्तार किया गया है। अरे झूठों के सरदार, एक नामर्द आदमी, तुम अपनी माँ का इतना एहतराम नहीं कर सके कि बचपन में तुम्हें कैसे याद है कि तुम्हारी माँ बर्तन धोने जाती थी? यानी माँ को भी इन्होंने बेच डाला। BSNL जैसे रेलवे, जैसे LIC, जैसे आदिवासियों का जमीन, कश्मीरियों का जमीन, इन्होंने उन जमीनों को छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया। मोदी जी की औकात क्या थी? एक चाय वाला, एक पकोड़ा वाला। आज आप पढ़ लिख कर चाय बेचेंगे, पढ़ लिख कर पकोड़ा बेचेंगे। नरेंद्र मोदी का बाप का माल है, देश है, देश में सबका अधिकार है। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान, उतना सिख, उतना ईसाई, उतना बुद्धिस्ट, उतना आदिवासी, हर जात को यहाँ बराबर का अधिकार है। अगर तुम ताकत के बल पर आना चाहते हो तो अगर तुम गेहूं का रोटी खा रहे हो तो हम भी खा रहे हैं। अगर तुम बंदूक की गोली मारोगे तो हम अपने सीने से तुम्हारी गोली को रोक देंगे। ये 4 दिन का चौकड़ी वाले ये क्या जाने हुकूमत किसे कहते हैं? चाय बेचने वाला हुकूमत की बात करता है। मेरी माँ पड़ोस में जाती है बर्तन धोने, अरे माँ का तौहीन करते हो बदतमीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ का दर्जा कितना बुलंद होता है। एक तवाइफ भी अपने बच्चे की परवरिश करती है तो तवाइफ का बच्चा नहीं कहता कि मेरी माँ जो नाचती थी मेरे लिए। अगर नक्सल खत्म हो गया तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? देश के हर कीमती चीज पर इनकी बुरी नजर है। हम सब एक होके देश से अंग्रेजों को भगाए थे और अब हम सब एक होके देश के चोरों को भगाएंगे। उनको तो सोनार बोलना भी नहीं आता है। सोनार किसे कहते हैं? बंगला का शब्द है सोनार। सोनार का मतलब होता है खुशहाली, सोना नहीं होता है। और आदमी सोच रहे हैं कि सोना का बंगला यानी कि सब बिल्डिंग सोना का हो जाएगा, जमीन सोना का हो जाएगा, लेकिन याद रखो रात होगा वो भी सोना हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी भी यही समझ रहे हैं कि हम जहां बैठे हुए हम इंडिया का सबसे बड़ा चालाक है और बाकी सब बेवकूफ। ठीक है, तो अब कोई सच बोलता अच्छा नहीं लगता। ये खोटों का जमाना है, खरा अच्छा नहीं लगता। अरे पाखंड आदमी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके ऑर्डर पास करो। क्या वो चाय पकड़ के चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला? अरे ये क्या चाय वाला भाई? देश को चाय का दुकान बना दिया क्या? इस इलेक्शन से साबित होगा कि देश में फाशिज्म रहेगा या देश में नेशनलिज्म रहेगा। अगर आप पे इतनी हिम्मत है, वोट बंद करा दो, वोट बंद करा दो और तुम बैठ जाओ तख्त पे, फिर हम भी देख लेंगे कि तुम कितने ताकतवर और हम कितने ताकतवर हैं। वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, वो यहाँ के लोगों को जमीन फरोश समझते हैं, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को कमजोर समझते हैं। यहाँ के लोगों को वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा देश की गरीबी है। वो हमारे देश को कहते हैं कि ये देश जो है, बंगाल जो है, देश में पिछड़ा देश है। अरे बेशरम इंसान, इस देश का मुसलमान बुज़दिल भी नहीं है और डरपोक भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोलकर सुन लो। तुम स्टेज में खड़े होकर जिस तरह उंगली दिखा के बात करते हो, मैं भी उंगली दिखा के तुमसे बात कर रहा हूं। मैं 7 वंश का शिजरा दिखा दूंगा, बायोडाटा दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम्हारे दादा का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम मुसलमान को चमका कर इस देश में रखना चाहते हो। मुसलमान चमकने वाली चीज नहीं है और देश की कुर्बानी के लिए हमें जहां जैसे भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने को तैयार हैं। क्या लगता है आपको कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एक लेडीज़ के खिलाफ, जो इकलौती पूरे भारत की CM बची हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप इस इलेक्शन को इस देश का एक स्वतंत्र का जंग समझिए। आप याद कीजिए झांसी की रानी, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी से। वो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने लड़ा था अंग्रेज के खिलाफ जो बाहर से आए थे और एक कंपनी लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धोखे से बोले बिजनेस करेंगे, देश कब्जा कर लिया। आज वही झांसी की रानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शक्ल में पैदा हुई है। झांसी की रानी लड़ी थी अंग्रेजों से, लेकिन ममता बनर्जी लड़ रही है देश के चोरों से। जितने मोदी सब चोर, नीलम मोदी चोर, अदानी सादा चोर। एक मामूली किस्म का इंसान लोन लेता है तो उसके घर में पुलिस आ जाती है और उसका 8,500 करोड़ रुपया का लोन माफ कर दिया गया। क्या देश! अदानी का लोन माफ कर दिया गया। बताइए, वो लोन एक पूंजीपति को माफ कर दिया जाता है
और एक आम आदमी लेता है तो उसको आत्महत्या करना पड़ता है। आज किसान सड़कों पर है। देश का सारा समस्या इस वक्त पश्चिम बंगाल में आ गया है। पश्चिम बंगाल को कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो आज सोचते हैं, भारत उसको कल सोचता है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों का जो सोच है, ये ग्रामर का सोच है, एक इंटेलेक्चुअल सोच है। यहाँ पर जज्बात की बातें कम होती है, कागज कलम की बातें ज़्यादा होती है। आज अगर कागज कलम में आ जाएंगे तो बीजेपी कहीं नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो लॉबी है वो एक हिंदुत्वा बोलकर एक नया धर्म का लॉबी है। हम हिंदुइज्म को मानते हैं, हम इस देश की हिंदुइज्म एक धर्म है, हम इसको मानते हैं। अब भारत का पहचान हिंदुइज्म से है, हिंदुत्वा से नहीं है। जबरदस्ती हिंदुओं को पहले इन्होंने तोड़ा है। हिंदुओं में कई कास्ट बना के इन लोगों ने ऐसे ऐसे अधिकार छीन लिए, हिंदुओं को पता ही नहीं कि उनका अधिकार छीन गया है। आज देश में जो हुकूमत कर रहे हैं, मुट्ठी भर पूंजीपति का हुकूमत है। कांग्रेस ने तो देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ा, वो जितना भी बुरा है, लेकिन आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया, तो कुर्बानी देने वाले आदमी को फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन ये कहाँ कल के नौटंकीबाज लोग आ गए। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाके सफेद झूठ बोलते हैं कि बांग्लादेश के जंग में हमें गिरफ्तार किया गया है। अरे झूठों के सरदार, एक नामर्द आदमी जो अपने, क्या बोलूं, पर्सनल मैटर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ता है। जब ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको इंग्लैंड में एक इंटरव्यू देना पड़ा। उन्होंने इंटरव्यू क्या दिया कि मेरी माँ पड़ोस में बर्तन धोने जाती थी, और देश में फेमस हो गए चाय वाला के नाम से। मैं ये कहता हूं, अगर तुम्हारी माँ बर्तन धोना जाती थी तो आज देश में माँ का बहुत इज्जत है। आज देवी देवताओं को माँ के नाम से याद किया जाता है। तुम अपनी माँ का इतना एहतराम नहीं कर सके कि बचपन में तुम्हें कैसे याद है कि तुम्हारी माँ बर्तन धोने जाती थी। यानी माँ को भी इन्होंने बेच डाला। और देश के हर वो कीमती एसेट्स जो हैं, जैसे BSNL, जैसे रेलवे, जैसे LIC, जैसे आपका ट्राइबल लैंड्स, जैसे आदिवासियों का ज़मीन, कश्मीरियों का ज़मीन, यूनियन टेरिटोरीज़ का ज़मीन, इस तरह बहुत से ज़मीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। ये वहाँ के पैदा होने वाले जो लोग हैं उनका अधिकार है। इन्होंने उन ज़मीनों को छीनकर पूंजीपतियों को दे दिया है। और पूंजीपति कौन है? लेकिन ये तो देश की तरक्की के लिए ये लोग कर रहे हैं ना। कह रहे हैं देश की तरक्की। प्राइवेटाइजेशन होगा तो लोगों को ज्यादा मौके मिलेंगे। हाँ, अच्छा, मौके, बहुत मौके। वाह, क्या बात है। वादा किए थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। इतना मौका मिला ये हुकूमत में आने के बाद कि 8.5 करोड़ नौजवान फुटपाथ पे आ गए। जिन गलियों में दुकान नहीं लगता था, आज रास्ते में देखिए तो सब लोग कुछ ना कुछ पेट की आग बुझाने के लिए रास्ते में कारोबार करने के लिए बैठ गए हैं। हाँ, तो ये तो रोजगार हुआ ना। मोदी जी तो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी की औकात क्या थी? एक चाय वाला, एक पकोड़ा वाला। आज आप पढ़ लिख कर चाय बेचेंगे, पढ़ लिख कर पकोड़ा बेचेंगे, तो रोजगार तो मिल रहा है ना। ये रोजगार इसे कहेंगे? ये तो सेल्फ मैनेजमेंट कहा जाता है। रोजगार का मतलब ये अडानी है, रोजगार का मतलब अबानी है। ये आपका रिलायंस कंपनी के जो कर्ज थे, इन्होंने उसको माफ क्यों किया? बाप का माल है क्या? नरेंद्र मोदी का बाप का माल है। देश है, देश में सबका अधिकार है। जितना हिंदू का है उतना मुसलमान, उतना सिख, उतना ईसाई, उतना बुद्धिस्ट, उतना आदिवासी, हर जात को यहाँ बराबर का अधिकार है। अगर तुम ताकत के बल पर आना चाहते हो तो अगर तुम गेहूं का रोटी खा रहे हो तो हम भी खा रहे हैं। अगर तुम बंदूक की गोली मारोगे तो हम अपने सीने से तुम्हारी गोली को रोक देंगे। आज हर आदमी इनकलाबी हो चुका है। वक्त कहता है छू कर देख। ताकत के बलबूते पर बड़े बड़े हुकूमत का तख्ता पानी में, खाक में मिल गया है। ये 4 दिन का चौकड़ी वाले ये क्या जाने हुकूमत किसे कहते हैं। चाय बेचने वाला हुकूमत की बात करता है। लोगों ने तो भरोसा किया था, चलो देखते, एक गरीब को महल में रख कर देखते हैं। लेकिन कहा गया फितरत इंसान का नेचर एंड सिग्नेचर बदलता नहीं। एक भिखारन को एक राजा के घर में शादी कर दीजिए तो राजा के घर का खाना उसको हजम नहीं होगा, वो बीमार पड़ जाएगी, फिर लौट कर उसको लास्ट में झोपड़ी में ही रखना पड़ेगा।
तो एक चाय वाले को ये देश हजम नहीं हो रहा है, ये चाय वाले को इस देश हजम नहीं हो रहा है। इस चाय वाले को उसी जगह लाकर खड़ा कर देना जहां से इसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, जो कहा था मेरी माँ पड़ोस में जाती है बर्तन धोने। अरे माँ का तौहीन करते हो बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ का दर्जा कितना बुलंद होता है। एक तवाइफ भी अपने बच्चे की परवरिश करती है तो तवाइफ का बच्चा नहीं कहता कि मेरी माँ जो नाचती थी मेरे लिए। अगर तुम इंसान होते तो तुमने नोटबंदी में क्या किया? पूंजीपतियों का नोट तुमने 1 महीना पहले रिजर्व कर लिया। हमने एक पूंजीपति को लाइन में खड़ा होकर नोट बदलते नहीं देखा। नोटबंदी के टाइम में हमने यही यूनियन बैंक में देखा कि यहाँ पर लोग गर्म में, मौसम ऐसा गर्म था और लोग इतनी परेशानी में यहाँ पर चकरा कर गिर रहे थे। मोदी जी ने नोटबंदी से नक्सलवाद की, आतंकवाद की और जो काला धन था उनकी कमर तोड़ दी। अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? कौन सा नक्शा आ गया? अभी जो इतने फौज को हमारे मार दिए गए, कहां से ये हुआ? अगर नक्सल खत्म हो गया तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? अगर नक्सल खत्म हो गया तो दंतेवाड़ा में क्या हुआ? और नोट, अगर काला नोट की जो बात कहते, काला नोट आम आदमी के पास नहीं होता। काला नोट होता है बड़े पूंजीपति या बड़े बिजनेसमैन के पास। यहाँ पर एक आदमी से पूछ लीजिए इस मजमा में, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन को लाइन में देखा गया? अंडर टेबल सारे लोगों की पैसा चेंज हो गए। एक गरीब आदमी जिसके पास ना बैंक जाने की सलाहियत थी, ना उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, ना उसके पास कलम है, वो खाता एक दिन में तुम देश को डिजिटल बना दोगे, एक दिन में पूरा देश पढ़ा लिखा हो जाएगा। ये तो मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जा रहा है। और ये सपना जो है ना, सुबह खुलेगा, आंख लोगों की खुलेगी, और जब खुलेगी उस वक्त अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमें देश से मोहब्बत है, हमें किसी पार्टी से नहीं। हमें देश से मोहब्बत है, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी आज है कल नहीं रहेगा, देश आज है कल भी रहेगा। हम सोचते हैं देश के लिए, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख ईसाई। हम सोचते हैं इंसानियत के लिए। पार्टी बने इंसान के लिए, या ना कि कोई पूंजीपति को आप दे दीजिए और एक गरीब को नौकरी नहीं, और कहते हैं देश का हमने मुस्तकबिल चेंज कर दिया। अरे कहाँ किया? एक बताइए जहां पर चेंज हुआ हो। जीते जी किसी का समाधि बनता है? पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते जी अपना नाम का समाधि स्टेडियम बना डाला। बताइए ऐसा कभी होता है? क्या कुर्बानी दिया देश के लिए उन्होंने? देश के हर कीमती चीज पर इनकी बुरी नजर है। अच्छा, ये अपनी जिंदगी में 14 साल गायब थे, घर में इनका कोई अता पता नहीं था, कहाँ थे? ये सब देश के फाशिज्म ताकत के लोगों के एजेंट हैं। नरेंद्र मोदी देश नहीं चला रहा है, ये देश चल रहा है फाशिज्म की ताकत से। अब फाशिज्म कौन है? फाशिज्म वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी लेके हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आप एक क्लियर ये बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। हाँ, ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी हम आपको सबूत दे रहे हैं फाशिज्म ने देश पे क्या किया है। एक्लियर्स का चॉकलेट का सेल बताइए पर डे का। एक्लियर्स का मालिक कौन है? कैडबरीज का मालिक कौन है? कैडबरीज जो बच्चे 5 स्टार खाते हैं, मालिक कौन है? एरियल सरफ का मालिक कौन है? आईटीसी का मालिक कौन है? सब फाशिज्म लोग हैं। उन लोगों को सिर्फ दौलत से मोहब्बत है, देश से नहीं है। इसी बात के लिए तो हम सब एक होकर देश से अंग्रेजों को भगाए थे, और अब हम सब एक होकर देश के चोरों को भगाएंगे। ममता बनर्जी एक औरत है। आज बताइए, एक औरत के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री, देश का सारा मंत्री अपना चेयर छोड़कर बंगाल में। अरे क्या है यहाँ पर? रसगुल्ला खाने आए हो या रसगुल्ला खिलाने आए हो? दो में से तो एक बात। उनको तो सोनार बोलना भी नहीं आता है। सुनार किसे कहते हैं? बंगला का शब्द है सुनार। सुनार का मतलब होता है खुशहाली, सोना नहीं होता है। और आदमी सोच रहे हैं कि सोना का बंगला, यानी कि सब बिल्डिंग सोना का हो जाएगा, जमीन सोना का हो जाएगा। लेकिन याद रखो, रात होगा वो भी सोना हो जाएगा, और जीते जी रास्ते में सुला दिया जाएगा, बोलने का इख्तियार छीन लिया जाएगा, आदमी को कुछ करने नहीं दिया जाएगा। ये भी सोने का बंगला, यानी कि तुम बोलोगे हम तुमको सुला देंगे। ये इनका मुद्दा है। मुद्दा क्या है? हमारा बंगाल का तरक्की चाहिए, हमारा बंगाल में हेल्थ चाहिए, एडुकेशन चाहिए, राशन चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। जो लोग चाहे हिंदी बोलने वाले हो, या बंगला बोलने वाले हो, या तेलुगु बोलने वाले हो, या पंजाबी बोलने वाले हो, जिस जगह पर उसको क्वालिफिकेशन मिलता है परफेक्ट,
रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसी रजिस्ट्रेशन के बुनियाद पर आपको नौकरी मिलनी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि जब इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने ईवीएम पास किया, कुरैशी साहब आज देश में है, ये भी इल्ज़ाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम इल्ज़ाम लगा रहे हुकूमत को कि कुरैशी साहब को आपने कितना घूस दिया था कि उन्होंने रातों रात ईवीएम पास किया और रिटायर हो गए। आपका हर कानून पास करने वाला दूसरे दिन रिटायर हो जाता है। बेवकूफ समझा है क्या लोगों को? लेकिन उन्होंने अभी तक जज भी रिटायर हो जाता है, तुम्हारा जज भी रिटायर हो जाता है। जो जज जवान खोलना चाहता है उसका मर्डर हो जाता है, दिल्ली के हाई कोर्ट को ट्रांसफर भी हो जाता है। और रातों रात जो है यहाँ पर कोई भी ऑफिसर अगर सच्चाई की बात कहेगा तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर, एक कम से कम इसका मतलब तो समझिए। आप किसी धर्म के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप एक फाशिज्म ताकत का एक मोहरा हैं। आप अगर जरा सा गलत कीजिएगा आपको उसी तरह गोली मार देगा जिस इरादे को महात्मा गांधी ने साबित किया था कि देश में ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं जो देश में आने वाले दिनों में खतरे की घंटी बनेंगे। जब ये बात लीक आउट हुआ तो नाथूराम गोडसे ने और उसके साथ जितने उसके कारिंदे थे, ये उसमें श्यामा प्रसाद भी शामिल है, जो आरएसएस का फाउंडर, जो पश्चिम बंगाल में फाउंडर बना। श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद कभी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आज वो देश का बहुत बड़ा एक हिंदू धर्म का ठेकेदार कैसे बन गया? कल को मुस्लिम लीग का यहाँ प्रेसिडेंट था। यही पाक सर्कस का मैदान है जहाँ श्यामा प्रसाद की पुरानी जो तकरीर उन्होंने किया टेलीग्राफ के ऑफिस में रखा हुआ, जाकर आप देख सकते हैं। श्यामा प्रसाद जो कभी भी मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हुआ करता था, आज वो आरएसएस का फाउंडर हो गया। व्हाट डू यू मीन? ये फासिज्म की ताकत देश को कब्जा कर चुका है। जैसे अंग्रेज लोग किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने, ये लोग भी देश को कब्जा कर चुके हैं। देखिए, इंडियन एयरलाइंस हमेशा घाटे में चलती थी। क्यों? हमारे जो सरकारी पद में लोग जो बैठे रहते हैं वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा चालाक आदमी है, बाकी सब बेवकूफ़। तो आज नरेंद्र मोदी भी यही समझ रहे हैं कि हम जहां बैठे हुए हम इंडिया का सबसे बड़ा चालाक है और बाकी सब बेवकूफ़। ठीक है, तो अब कोई सच बोलता अच्छा नहीं लगता। ये खोटों का जमाना है, खरा अच्छा नहीं लगता। तो अब ये खोटा सिक्का लोग पहचान चुके हैं। नरेंद्र मोदी को नोटबंदी में लोगों ने पहचान लिया है। मैं झारखंड गया था, झारखंड में मैंने देखा गांव के ट्राइबल लोगों के पास 500 का नोट, 1000 का नोट, पुराना मैं वहां जाता हूं ट्राइबल ट्रीटमेंट करने के लिए गांव में, तो मेरे पास लेकर आते हैं। ओरिजिनल नोट है, सब भारत का एसेट था। आज वो नोट लेकर सब अपने घर में पड़े हुए हैं, बोलते कौन लेगा? बताइए, हम जिस देश का करेंसी हम कमाया मेहनत करके, आज वो करेंसी वैल्यूलेस हो जाती है। अरे पाखंड आदमी, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके ऑर्डर पास करो। का वो चाय पकड़ के चाय वाला। अरे ये क्या चाय वाला भाई? देश को चाय का दुकान बना दिया क्या? मोदी जी की फैमिली थोड़ी है ना, उनका कोई रिश्तेदार देखिए, है। वो किसके लिए कर रहे हैं? पूरा देश के लिए कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है। जनता के दर्द उसको होता है जो मर्द होता है, वो तो दर्द उसको होता है जो मर्द होता है। ये और बात है कि फिल्म के पर्दे में जाके कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। समझे? हर मर्द माँ के कोख से पैदा होता है और हर आदमी का जन्म एक ही स्थान से होता है। कोई सर से पैदा नहीं होता, कोई गले से पैदा नहीं होता, कोई सीना से पैदा नहीं होता, कोई जांग से नहीं होता, कोई पैर से नहीं होता। आपने बेवकूफ़ लोगों को धर्म के एक ऐसे स्केल में मेजरमेंट कर रखा है कि जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मण सर से पैदा हुआ। हाँ, अरे भाई, सर से पैदा होके तो देखा। साइंस को समझ, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। चांद से लेकर अब मरकरी हमारे प्लूटो तक चला जा रहा है, लेकिन आपका सोच वही उल्टा पुल्टा। हाँ, कोई मर्चा फेंक दिया तो क्या आपका मुस्तकबिल बदल जाएगा? कोई नींबू काट दिया तो आपका घर उलट जाएगा? ये देश आज भी जो है नॉन एजुकेटेड देश में शुमार है। आज भी इस देश में एजुकेशन की इज्जत नहीं है। और आज इस देश में लोगों के हाथ में वाईफाई मोबाइल आ गया। ये फाशिज्म ताकत ने सबसे पहले लोगों को पैरालाइज किया है वाईफाई मोबाइल से। मोबाइल में वो तमाम गंदगी चीज़ें भर दी गई। अगर आप उसमें भजन लोड कीजिए कि हमें एक भजन, चंचल का भजन सुनना है, चंचल का भजन आएगा, उसके बाद देखिएगा एक ब्लू स्क्रिप्ट आएगा जिसको कहते हैं डटी स्क्रिप्ट।
ये तमाम फाशिज़न ताकतों के ज़रिए उसको यूट्यूब में मेंटेन किया जाता है। ये नौजवान लड़के समझ रहे हैं, मैं वाईफाई मोबाइल चला रहा हूँ, मैं देश का बहुत एडुकेटेड आदमी हूँ। मोबाइल चलाने से एडुकेटेड नहीं होता। तो जियो वालों ने क्या किया, जब शुरू जियो आए 501 में सबको मोबाइल दिया, लोगों को मोबाइल का आदत डलाया, आदत बनाया, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों के साथ धोखा हुआ। मैं भी उस वक्त में मोबाइल खरीदा था, मेरे साथ भी धोखा हुआ। 7,500 का बिल बना के भेज दिया गया घर में। मैं जाके रिलायंस को जाके ऑब्जेक्शन किया, आज भी मेरे पास रिटर्न लेटर है। हमने कहा 2 काम है, या आप लिख के दीजिए या लिख के लीजिए। आपने मोबाइल देने से पहले क्या कहा था, टोटल फ्री, और जब मोबाइल इस्तेमाल कर गए तो अब 7,500 रुपये का बिल कहाँ से आ गया। गोया इन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों को एक रात में एक प्लान बनाते हैं और करोड़पति अरबोपति बन जाते हैं। आप देखिए दुनिया में पेट्रोल का रॉ का दाम कितना कम है, इंडिया में पेट्रोल का दाम ज़्यादा क्यों। बांग्लादेश में पेट्रोल जो है आपका 56 रुपया है, इंडिया में ज़्यादा क्यों। नेपाल में पेट्रोल आपका 67 रुपया है, इंडिया में पेट्रोल का दाम ज़्यादा क्यों। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट देखिए, जिसको आप कहते हैं कटोरा लेके भीख मांगता है, तो तुमको दूसरा कंट्री का नज़र आता भीख मांगता है, लेकिन टीवी में जब पिक्चर देखने को आता है पाकिस्तान का या नेपाल का या बांग्लादेश का या लंदन का या अमेरिका का, तो चेहरा तो सबका लाल लाल, यहाँ का चेहरा काला काला क्यों। हमारा देश का चेहरा काला काला क्यों मीडिया में नज़र आता है, सबके आंखों के नीचे काला क्यों है। चेहरा का खूबसूरती, चेहरा आईना दिल का होता है। चेहरा बताता है कि तुम देश के कितने बड़े चोर हो, और ये देश चोरों के हाथों से आज़ाद करने के लिए पश्चिम बंगाल का ये इलेक्शन, ये आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन से साबित होगा कि देश में फाशिज्म रहेगा या देश में नेशनलिज्म रहेगा। ममता की लड़ाई आम नागरिक की लड़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि ममता को वोट दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीपीएम को वोट दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट दीजिए। आप जब इतना अकल रखते हैं कि यूट्यूब वाईफाई किसको कहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो आप भी कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए। कैंडिडेट वो हो जो मेरे साथ चले, कैंडिडेट वो जो मेरे इलाके के बारे में सोचे, कैंडिडेट वो हो जिसको हम जाएं तो वो मेरे को मिले। कैंडिडेट यहाँ पर आप रहेंगे और कैंडिडेट आएगा पंजाब से यहाँ इलेक्शन लड़ने, उसको हम वोट नहीं देंगे। बाबुल सुप्रियो आया यहाँ वोट लड़ने के लिए और रहेगा कहाँ, और इलेक्शन कहाँ लड़ने आया। ममता तारीफ की मोहताज नहीं है। ममता कितने दफ़े एमपी रह चुकी है मालूम है आपको। ममता एमपी रह चुकी है 6 दफ़ा, एमएलए रह चुकी है 7 दफ़ा। हिसाब कीजिए उसको। जो एमएलए एमपी काउंसिलर से इतना दफ़ा रह चुकी है, उसको अपना आइडेंटिफिकेशन देना है। अरे तुम गुजरात में आए तो गुजरात में तुमने जो दंगा कराया, तुम्हारे ऊपर तड़ी पार हुआ आपका अमित शाह। नर्सिंग होम में घुस के तुमने प्रेग्नेंट लेडीज़ का पेट काटा, बच्चे को तलवार के नोक में नोचाया, किस लिए कि वहाँ पर जो जरी के काम करने वाले हाथ के माहिर फनकार मुस्लिम सबसे ज़्यादा थे, जो पश्चिम बंगाल से भी वहाँ पर जाके काम करते थे। ज्वेलरी का काम करना पश्चिम बंगाल में जितना अच्छा सोना का काम होता है भारत में कहीं नहीं होता। तो यहाँ के लेबरों का हाथ काट लिया गया है। गुजरात में हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो किया गया है, लोगों को मालूम नहीं है। गुजरात का राइट में पश्चिम बंगाल के लोगों को जिंदा जला दिया गया है। यही ममता बनर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल गई ना, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी बिक चुका है, सारा बिका हुआ है। आप कोर्ट किया, ये इंसान का अदालत है, भगवान का नहीं है। हम उस अदालत पर विश्वास रखते हैं, इस अदालत पर नहीं, जिसको 4 चौखंड बैठ के चला रहे हैं। सुप्रीम तो ऊपर वाला है, सुप्रीम आप नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम रख लिया तो इसका मतलब क्या आप बहुत बड़े भगवान हो गए हैं। देश का जनता आपको चुनता है। आपसे ज्यादा वैल्यू एक वोटर का है, जिसके एहसान से उस चेयर में पहुंचते हैं। आपने वोटरों के साथ ये सलूक किया है। वोटरों को आपने कभी, वोटरों को कहते हैं पाकिस्तान से आया है, वोटरों को कैसे कभी हम बंगाल ये बांग्लादेश से आए हैं। हाँ, आप वोटरों को इज्जत नहीं दे रहे। जिसके टुकड़े पर आप पलेंगे वही आपके लिए खराब है। अगर आप पे इतनी हिम्मत है, वोट बंद करा दो, वोट बंद करा दो और तुम बैठ जाओ तख्त पे, फिर हम भी देख लेंगे कि तुम कितने ताकतवर और हम कितने ताकतवर हैं। अगर इलेक्शन है, हमारा देश रिपब्लिक है, गणतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को आजादी है। हम हर दादा वोट की ताकत से हराइए ना।
अगर हम इस तरीके से करेंगे कि आप अपनी ताकत के बल पे सरकार बनाओ, हम अपनी ताकत पे, तो ये तो अराजकता हो गई। ये पहले था, लेकिन अब लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं जब से आज़ाद हुआ है। यहाँ पर वोट के अधिकार से आप अपनी सरकार बना सकते हैं, सामने वाले को गिरा सकते हैं। अभी इसको कैसे जस्टिफाई करें? देखिए, वोट का माना क्या है? वोट किसे कहते हैं? वोट का मतलब हुआ जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और जब हमारा संविधान बना 1948। जब संविधान बनने के बाद उसमें एक बात रखा गया कि ये देश एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर हर नागरिक इस देश का स्वतंत्र है। तो इस स्वतंत्र भारत में जो इलेक्शन वोट कराने का जो सिस्टम शुरू किया गया वो बैलोट में हुआ था। बैलोट में किया गया था। पूरे पिक्चर हुआ करते थे और कांग्रेस का छाप था गाय बछड़ा। और जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया या इंदिरा गांधी ने देश के इलेक्शन में किसी तरह का यहाँ के लोगों को जैसे तकलीफ़ पहुँचा तो लोगों ने नारा लगाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, 4 चवन्नी तेल में इंदिरा गांधी जेल में। तो इंदिरा गांधी जेल भी गई और उस वक्त देश में एक जनता पार्टी वजूद में आई जो किसानों की पार्टी थी और किसानों ने देश का एक दिन में फैसला किया और हुकूमत पलट दिया था। फिर इंदिरा गांधी आई, देश में फिर उनका सिस्टम से फिर जो गलतियां थी उसको उन्होंने सुधारा। देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जहां पर लोग तो हैं लेकिन वो किस रंग के लोग हैं ये पहचानना बड़ा मुश्किल। क्योंकि कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग आए कि कांग्रेस के सीक्रेट प्रोग्राम को हाईजैक करने के लिए उसमें आरएसएस के एजेंट आना शुरू हो गए। और जब हमने देखा बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया जा रहा था इन द ईयर ऑफ 1992 में, तो नरसिम्हा राव देश का प्राइम मिनिस्टर थे। और जब नरसिम्हा राव का बायोग्राफी मैंने पढ़ा तो आरएसएस का कभी मेंबर, हाफ पैंट का मेंबर भी थे। तो उनके दिल में तो मोहर लगा हुआ है कि हम आरएसएस का मेंबर हैं। यहां से होम मिनिस्टर फोन कर रहा है, लोगों की फोन जा रहे हैं कि ये अब दंगाई बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे, कुछ हुक्म दीजिए। वो दरवाजा बंद करके मौन लेकर बैठ गए थे। बाद में पता चला कि वो भी एक आरएसएस के ही मेंबर थे। आप इलेक्शन हार रहे थे, पुलवामा का आपने हादसा कराया है, तो बदला तो लिया ना? क्या बदला? कुछ बदला नहीं लिया साहब, झूठा प्रोपेगेंडा। उनके जो गोदी मीडिया है ये उनका प्रोपेगेंडा है। आप इंटरनेशनल मीडिया टच कीजिए, बीबीसी का न्यूज़ दिखाइए बदला का, आप अल जजीरा दिखाइए, CNN दिखाइए, आप टुडे न्यूज़ दिखाइए कि इंडिया ने बदला लिया। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने सियासत के लिए, सत्ता के लिए कसम खाया कि हम जान दे देंगे, माल दे देंगे। अगर तुम मांगोगे पूरा देश दे देंगे, लेकिन हम सीट नहीं देंगे। बीजेपी, हम सीट नहीं देंगे। ये सीट हासिल करने के लिए ये किसी भी हद को जा सकते हैं। आज हमारे ममता बनर्जी का पैर तोड़ दिया, अपनी साजिशों ने इनका पैर तोड़ दिया। एक औरत का, बेशरम को शर्म नहीं होता लगता। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस देश में सियासत होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर CIT रोड में एक रामलीला मैदान है, वहाँ टकेश साहब आए थे। तो टकेश साहब से सवाल किया गया कि आप इतना बड़ा अपना छोड़ कर आए हैं अपना आंदोलन, तो क्या करने आए भारत में, ये बंगाल में? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो खेल होगो, तो खेल होगो। तो मीडिया बंगाल का था, तो खेल होगो मतलब खेला होबे, बोला खेला होबे, खेला होबे। तो टकेश साहब का डायलॉग था कि खेला होबे, खेला होबे। आज ये डायलॉग हमारे इस इलेक्शन का मोटो बना। क्या होगा? खेला होबे। कौन सा खेल? फुटबॉल नहीं, ये सियासत का प्योर खेल होगा। मैं तो कहूंगा सब बीजेपी बन जाए, सब बीजेपी बन जाइए। क्यों? हमको जहाज डुबाना है। अगर किसी जहाज को डुबाना चाहेंगे, उस पर वजन इतना बढ़ा दीजिए कि जहाज पानी में अपने से डूब जाए। ठीक है? वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो यहाँ के लोगों को जमीन फरोश समझते हैं, वो पश्चिम बंगाल के लोगों को कमज़ोर समझते हैं। यहाँ के लोगों को वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देश की गरीबी है। वो हमारे देश को कहते हैं कि ये देश जो है, बंगाल जो है, देश में पिछड़ा देश है। अरे बेशरम इंसान,
तुम्हें मालूम है क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारा ईडन गार्डन। हमारा देश में नौजवान जो यहाँ का क्वालिफाइड नौजवान है, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में, पश्चिम बंगाल का आदमी जहाँ चाहेगा वहाँ पर अपना मकाम बना लेगा। देश बंगाल में गरीबी नहीं है, हमारे देश बंगाल के लोग जो है मेहनती हैं। लेकिन दादा अभी जो है मोदी जी ने गुजरात में एक बड़ा जो है मोटेरा स्टेडियम बनवाया, जो अब मोदी स्टेडियम हो गया। अच्छा देखिए, मोटेरा अच्छा, के कौन थे? हाँ, एक मोटेरा का माने क्या है? मोटेरा स्टेडियम बोलने में भी अच्छा लग रहा था, अगर उसका नाम करना चेंज करना था तो मोटा स्टेडियम कर देते। ये मोदी का है, ये चोर मचाए शोर हैं। आप बताइए कौन नेता मरने से पहले उसके नाम का स्टेडियम दुनिया में कहीं बना? दो ही नेता था। तो जीते जी बना लिए ना मोदी। वो जीते जी जो बनाया क्या आपने अपना चाय का पैसा से बनाया? ये देश का संपत्ति से स्टेडियम को बनाया, और देश का पैसे से वो अपना एक जैकेट जो बनाता है, वो जैकेट का दाम है 34 लाख रुपए का जैकेट पहनता, बुलेट प्रूफ। उसको इतना डर, तुम देश का तरक्की कर रहे हो। डकैत साहब तो बॉडी का जैकेट पहन के नहीं घूमते हैं, वो भी तो पूरे देश के किसानों के नेता है। ममता बनर्जी भी तो हमारे पश्चिम बंगाल की नुमाइंदा कर रही है। ये साहब बच गए, राजस्थान में हमला हुआ था। अरे उसका किसान देश का अन्नदाता है, वो नरेंद्र मोदी क्या देखेगा जिसको खुदा देखता है। किसान रात के अंधेरे में खेत में जाता, उसे अगर डरेगा तो वो किसान नहीं बन सकता। किसान देश का पहला रक्षक है, उसके बाद फौज आता है। फौज के साथ आप बैठकबाजी करते हैं, सूखी रोटी दाल खिलाते हैं, उनका फंड खा जाते हैं। उनको ग्लेशियर भी, चाइना ग्लेशियर में जूता नहीं था फौज के पास, मीडिया ने दिखाया, किसी मीडिया के माध्यम से पूरा नेशनल टीवी में दिखाया गया कि हमारे फौज के पास ग्लेशियर में चलने के लिए जो जूता है, वो जूता भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो हमारे फौज का जो जरूरत है वो नहीं देते हो, और तुम लंबी लंबी खाप और डींग हाँक रहे हो। ममता बनर्जी एक औरत है, और ये शर्म का बात है कि पश्चिम बंगाल में एक औरत के लिए आपने 4 दरवाजे खोले हैं। एक दरवाजा जो जितना बड़ा चोर है, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ जाओ और उसमें तुम्हारा धुलाई हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। जितने भी लोग भागकर बीजेपी में गए हैं, मैं पूछूंगा, आप जनता से पूछिए, जितने लोग भाग के गए हैं वो साव है या चोर है? चोर। सारे के सारे चोर हैं। और ममता दीदी एक ऐसी नेता है देश में जो CNN, NRC, CAA, आप इससे क्या कहना चाहते हैं? देश की आजादी की लड़ाई जब से सबसे पहले शुरू हुई 1857, किसने किया? बहादुर शाह जफर। सबसे पहले अंग्रेजों के फांसी के फंदे में चढ़ने वाले जो स्वतंत्र सेनानी थे वो कौन थे? मौलाना मोहम्मद हमीद साहब। मौलाना मोहम्मद हमीद, मौलाना मोहम्मद गुलाम, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली। हम तो देश को आजादी कराने में मौलाना ने अपने गर्दन को फांसी में लटकाया। तुम्हारे मुंह में एक भी मौलाना का नाम नहीं आता है, हाँ? और आजादी के टाइम में तुम कहां भाग गए थे? हाँ, इसी अंडमान निकोबार काला पानी में आपके नेता ने क्या कहा? अंग्रेजों को लिख के लेटर दिया कि हम किसी तरह गड़बड़ी नहीं करेंगे, आपको सब सीक्रेट खबर ला के देंगे। इसी बुनियाद पर तो उनको जेल से छोड़ा गया, सावरकर को। उसको आप वीर कहते हैं। अरे वीर वो होता जो सीने में गोली खाता है, वीर नहीं होता जो सीक्रेट लेटर लिखकर अंग्रेजों से समझौता करता है। उसको आप वीर कैसे कह दिया? और उसी का चित्र आप पार्लियामेंट में लगवा दिए। अरे पार्लियामेंट में आपने नाथूराम गोड्स का भी जगह बना दिया था, हाँ? एक कातिल, एक मर्डरर जो फादर ऑफ नेशन को मारा, उसका फोटो आप पार्लियामेंट में लगाएंगे? अब वो दिन रहे। चलिए दादा, लास्ट कमेंट लूंगा, एक बार मौका तो दीजिए। अच्छा एक बात सुनिए, हाँ, इस देश का मुसलमान बुज़दिल भी नहीं है और डरपोक भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कान खोलकर सुन लो, तुम स्टेज में खड़े होकर जिस तरह उंगली दिखा के बात करते हो, मैं भी उंगली दिखा के तुमसे बात कर रहा हूं। तुम भी गेहूं का रोटी खाते हो, मैं भी गेहूं का रोटी खाता हूं। तुम जिस देश में हो, मैं भी उसी देश का नागरिक हूं। हमारे 7 वंशों का पेपर तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक वंश का पेपर यहां तुम साबित नहीं कर पाओगे। मैं 7 वंश का सिजरा दिखा दूंगा, बायोडाटा दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम्हारे दादा का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तुम मुसलमान को चमका कर इस देश में रखना चाहते हो। मुसलमान चमकने वाली चीज नहीं है। इस देश का मुसलमान देश से उतना ही मोहब्बत करता है जितना अपने माँ बाप से करता। हम देश को माँ बाप से ज्यादा मानते हैं, और देश की कुर्बानी के लिए हमें जहां जैसे भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने को तैयार हैं।
चाहे गद्दी में कोई भी बैठ के रहे। अगर देश खतरे में रहेगा तो पहला चुनौती हम जैसे लोगों से उनको पड़ेगा। चलिए, तो बहुत लंबी बात हो चुकी है। इससे आप समझिए कि ये बंगाल की धरती है जहाँ पर लॉजिकली बात होती है। यहाँ धार्मिक नारों के बिना पर यहाँ पर वोटिंग नहीं होती है। हमारे साथ हकीम नदीम साहब थे जिन्होंने एक लंबी चौड़ी तरीके से समझाया कि किस तरीके से जो फासिज्म है और प्राइवेटाइजेशन है, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे बताया कि किस तरीके से ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस वक्त थे कस्बा विधानसभा में, कैमरामैन आशीष के साथ, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।